हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमसीक्यू क्लासेस। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का 10 क्वेश्चंस करा था और उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी। अब उसी क्लास का पार्ट 2 मैंने बनाया है। तो वन बाय वन हम एवरी चैप्टर्स का एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के साथ उसके एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपके एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाए। आपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अगर कर लिया है तो विदाउट एमसीक्यू अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो आपका यूँ समझिए आपने 70% प्रिपरेशन करा है। तो मैं एमसीक्यू के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ ताकि कहीं भी अगर आपका कुछ भी छूटा हो तो वो यहाँ से आप पूरा कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A drop of colorless liquid is poured over blue litmus paper and it turns to red. The colorless liquid is, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आप एक कलरलेस लिक्विड को ब्लू लिटमस पेपर पे अगर डालते हैं, उसका एक ड्रॉप अगर आप डालते हैं तो वो रेड क्यों हो जाता है। तो वो रेड इसलिए हो जाता है, अगर आप किसी भी एक कलरलेस लिक्विड को लिटमस पेपर पे डालते हैं और वो रेड हो जाता है तो वही इंडिकेट करता है कि वो जो लिक्विड आपने डाला है उसका नेचर एसिडिक है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो अपने कलर को चेंज करता है, डिपेंड करता है कि आपने जो उसके ऊपर लिक्विड डाला है, जो सब्सटेंस डाला है उसका पीएच क्या है। पीएच यानी कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसके अकॉर्डिंग लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज करता है कि आखिर कलर का चेंज हुआ क्यों कलर चेंज हुआ। कलर जो चेंज हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, किसके बीच में, एसिड और जो डाई जो लिटमस पेपर में है, जो भी डाई लिटमस पेपर में है उसके बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ। दैट्स वाई वहाँ पे कलर का चेंजेस हुआ। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल चेंज है। इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कलर चेंज हो गया किसी भी सब्सटेंस को डालने से, मतलब कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर ही हमने कंक्लूजन निकाला कि सही आंसर जो होगा वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। Now question number 2, the reaction in which a precipitate is formed are also known as, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट, ओके। तो आपके पास ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एक शॉर्ट ट्रिक आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है। लेकिन ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दो सॉल्युबल कंपाउंड्स मिक्सड होते हैं और वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको कि हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, वो एक तरह से सॉलिड रहता है जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। दो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, उन दोनों को आपस में मिक्स करने से क्या हो जाता है कि वो सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। और वो सॉलिड जो है इस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होता क्यों है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो है वो सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्युबल सब्सटेंस है, उन दोनों में रिएक्शन हुआ तो वो जो दो सॉल्युबल सब्सटेंस उसमें आयंस होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्ट करके एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं जो जिसका कि सॉल्युबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, फिर वो सॉल्युबल नहीं होता है, एक स्टेज पर आकर ना उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो जब इस जो भी दोनों सब्सटेंस को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट निकला, जब उसका कंसंट्रेशन जो है वो अपनी सॉल्युबिलिटी लिमिट को एक्सीड कर देता है तो वो उसके बाद अपने सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है और इस वजह से वो एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी लिमिट का मतलब है कि अब वो उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होगा और इस वजह से वो एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक, अब जो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो आपको डीप में ये सारी चीज़ें समझनी है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि आप कैसे समझते हो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझाना पड़ेगा कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो और वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये भी इंडिकेट करता है कि अब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, अब वो वापस से उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं हो सकता और इस वजह से वो एक प्रेसिपिटेट सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है। ठीक है, और कैसे फॉर्म किया है, तो सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनके आपसी रिएक्शंस की वजह से फॉर्म हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट is the characteristic feature of precipitation reactions which occur when two soluble compounds react to produce an insoluble compound that separates as a solid from the solution। तो ऊपर मैंने आपको ये लाइन समझा दिया है। दो सॉल्युबल सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है, उनके आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे जिससे कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और उस सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तब होता है जब उसका जो
सॉलिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाता है, वापस से वो सॉल्युबल नहीं हो सकता, वो इनसॉल्युबल होने की वजह से वो धीरे से सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज, तो हमें पता है इसका आंसर 1। एक्सप्लेनेशन में यही है कि इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो डिकम्पोज होता है, न्यू प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। तो इस वजह से आपको अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से याद है तो आप इजीली यहाँ पर टिक कर सकते हैं 1। ठीक है, आंसर आपका होगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैग्नीशियम रिबन जो एयर में बर्न कर रहे हैं तो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, एंडोथर्मिक, रिडक्शन। डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट, अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं एयर में तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम रिबन प्लस एयर यहाँ पर है, तो रिएक्टेंट में हमारा 2 है, एक तो है नहीं जो ये डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, है ना, आपस में जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो जब ऐसा हो कि 2, 3, 4 इस तरह से रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करें, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर दिया, दिस इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब जो ये रिएक्शन दिया हुआ है इसको आपको बैलेंस में लाना है, तो इसका करेक्ट आप इसको बैलेंस में करके देख लेना। करेक्ट बैलेंस जो आएगा आपका वो आएगा, आप देखिए आंसर नंबर कौन सा होगा जो करेक्ट बैलेंस में इसको ले आ रहा है, वो है आपका आंसर नंबर सी। बैलेंस केमिकल रिएक्वेशन का मतलब होता है कि एक इसमें जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। आप देखिए यहाँ रिएक्टेंट में भी 6 है, प्रोडक्ट में भी 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 18 है, तो प्रोडक्ट में भी 18 है। तो इस तरह से आपको देखना है एक एलिमेंट को पकड़ के दोनों तरफ जो है आपका नंबर है ना, उसकी क्वांटिटी उसको बैलेंस करना है। ठीक है, मैं एक वीडियो में बैलेंस करना भी सिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6। इन अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड द चेंजेस अकम्पेनिंग अ रिएक्शन आर, तो जब हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो चेंजेस आता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन या क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो इसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो उसमें क्या होता है, बबल्स आता है। वो बबल्स को देख के आप समझ सकते हैं कि ये बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन जो होता है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो इस तरह का रिएक्शन होता है। Zn+2HCl गिव राइज टू ZnCl2+H2, और ZnCl2 को हम जिंक क्लोराइड कहते हैं। जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है जब इसका रिएक्शन होता है तो। ठीक है, अब और क्या होता है, एक तो गैस का इवोल्यूशन हो गया, दूसरा जिंक का डिसोल्यूशन होता है। सॉलिड जिंक जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो वो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है और जिंक आयंस प्रोड्यूस करता है। ओके, अब जो जिंक आयंस प्रोड्यूस हुआ तो वो एक क्या हुआ, वो प्रोसेस क्या हुआ, वो एक केमिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो अपने एटम्स को लूज़ कर देता है। ठीक है, और सॉल्यूशन में आयंस फॉर्म करता है। ठीक है, वो आयंस बन जाता है, वो अपने सॉलिड फॉर्म को छोड़कर आयंस बन जाता है जिंक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज हुआ। तो वही मैं बता रही हूँ कि जब आपसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इस तरह से कहीं से भी बीच से क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया जाएगा कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, ये है ना, जिंक आयंस बन जाता है तो दैट इज़ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है किस टाइप का चेंज है। अब अगर मैं समरी की बात करूँ, इसका एक समरी मैं दूँ तो यही है समरी की, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इस रिएक्शन जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है वो किस टाइप का रिएक्शन कहलाता है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है एसिड से, किसके द्वारा? तो जिंक के द्वारा, और जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, बबल के रूप में। तो हाइड्रोजन गैस और हीट जो है वो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज ए फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, डी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में कंबाइन होकर, ठीक है, वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके पास 2 एलिमेंट होना चाहिए जो कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करे, है ना, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपका एग्जाम्पल।
ठीक है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ रिएक्शन आर इंडिकेटेड बाय। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर और प्रेशर को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है राइटिंग देम आइदर ऑन द रिएक्टेंट साइड और द प्रोडक्ट साइड। नंबर बी है राइटिंग देम अबव और बिलो द एरो। नंबर सी है राइटिंग देम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर डी है राइटिंग देम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग देम अबव और बिलो द एरो। इसका एक्सप्लेनेशन है द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग देम अबव और बिलो द एरो। तो कोई भी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर या कैटलिस्ट हो, उसको एरो के थ्रू ही हम इंडिकेट करते हैं कि वो अबव होगा, बिलो होगा, वो एरो के थ्रू इंडिकेट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जनरली इग्नोर करते हैं, बट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम कर नहीं पाते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करके जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द इक्वेशन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिव राइज टू 2 CO2 द प्रोडक्ट इज। तो आपका इसमें ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट आपका क्या है, नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड रॉन्ग, नंबर बी O2 रॉन्ग, नंबर सी CO2। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारा 2 CO2 बन रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट जो है हमेशा वो एरो के राइट हैंड साइड में लिखा होता है। ठीक है, आपको इजी से इजी भी क्वेश्चन करके जाना है और टफ से टफ क्वेश्चन भी करके जाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम हार्ड क्वेश्चन करते हैं तो हम इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटालिक स्पून कैन बी यूज टू स्टर लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा मेटालिक स्पून यूज़ होता है लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को स्टर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मेटालिक स्पून है वो यूज़ होता है सिल्वर, ताकि सिल्वर जो है वो लीड के साथ रिएक्ट ना करे और कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना हो। इस वजह से मेटालिक स्पून अगर हम यूज़ करें तो सिल्वर का यूज़ करें। किसको स्टर करने के लिए, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को स्टर करने के लिए, क्योंकि बाकी मेटल्स जो वो रिएक्ट हो जाएंगे लीड के साथ, जबकि सिल्वर जो है वो लीड के साथ रिएक्ट नहीं होगा और इस तरह से कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा और लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह के मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी, हर रोज़ अदरवाइज़ अल्टरनेट भी या वीकली 1 डे भी मैं इस तरह के MCQs लेकर आऊँगी विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपने जो अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर लिया है वो 100% पूरा हो सके। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।